जिसे न समझा तू आँखों से, वह बात जुबानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। आइए आपके लिए जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आपसे मुखातिब हूँ। और ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिससे बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है। यूपी पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग और न जाने जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मैं इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा आप शांत होकर के एक बार पूरी वीडियो को जरूर देख लें। मुख्य बातों पर मेरा फोकस रहेगा और जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसको भी साथ साथ बताने का प्रयास करूँगा। समय कम है, इसलिए बेसिक कंसेप्ट पर बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा। इसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगा। अगर बेस मजबूत नहीं है तो फिर उसको देखा जाएगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए, क्वेश्चन है कि ग्रीनविच में दोपहर के 2 बजे हैं। ग्रीनविच में दोपहर के 2 बजे हैं। कोई देश जिसका मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूरब है। कोई देश जिसका मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूरब है का समय ज्ञात करना है। यहाँ इस क्वेश्चन में 2 तथ्य हैं। एक ग्रीनविच का समय दिया हुआ है और एक मानक देशांतर का मान दिया हुआ है किसी देश का। उस देश का समय निर्धारित करना है, निकालना है। तो ग्रीनविच के समय से ये मानक देशांतर के समय में क्या संबंध होता है, ये मानक देशांतर होता क्या है, फिर ग्रीनविच से ही उसका आकलन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इन समस्त बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। बस मेरे साथ आप बढ़ते रहें, चलते रहें। ये सफ़र बहुत सुहाना होगा। बस साथ में हाथ मिलाएं और आगे बढ़ें। आइए गौर करते हैं। पहले मानक देशांतर को जानने के लिए हम ये आपसे जानना चाहते हैं, देशांतर है क्या। आप जानते हैं देशांतर होता क्या है। ये समस्त पृथ्वी जो है, इससे बड़ी पृथ्वी, इस गोल पृथ्वी को एक सरसरी नज़र से आप नहीं देख सकते हैं। कहाँ पहाड़, कहाँ पर्वत, कैसे नदियाँ, कहाँ झील, कहाँ सागर, कहाँ महासागर, एक नज़र से तो नहीं देख सकते हैं। तो इसको जानने के लिए, इस पृथ्वी के स्वरूप को जानने के लिए उसका एक प्रतिरूप, उसका एक मॉडल बनाया गया है, जो ग्लोब के नाम से जाना जाता है। ग्लोब पर ही कुछ रेखाएं खींची गई हैं। इन्हीं रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर तो कहीं रेखाएं खींची गई है नहीं। आप अगर खींची भी जाए और फिर खींचेगा भी कौन, तो आप उसे रहने दें, घर बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, खेत खलियान बनाकर उसको ख़त्म कर देंगे। और रह गई बात कि खींचेगा, चलिए ये बात अलग है। ग्लोब पर ये रेखाएं खींची हुई गई है और उन रेखाओं को ही हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। अब जान लेते हैं कि उनमें अक्षांश कौन सी रेखा होती है और देशांतर कौन सी होती है, और तब फिर हम मानक देशांतर पाते हैं। गौर कीजिएगा, ग्लोब पर देख रहे हैं, ग्लोब की तस्वीर आपके सामने है। ग्लोब पर कुछ रेखाएं ऊपर नीचे ऐसे खींची हुई है, जो आधा वृत्त बनाती है। अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव, ये यानी नॉर्थ पोल में उत्तरी ध्रुव से इस साउथ पोल को, दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। ऊपर से आती है और आधा वृत्त से होती हुई यहाँ पर दक्षिण ध्रुव के पास मिल जाती है। तो ऊपर नीचे जो रेखाएं खींची गई है, जो अर्धवृत्ताकार है, अर्थात उत्तर दक्षिण दिशा में ग्लोब पर ऊपर नीचे जो रेखाएं खींची गई है, इन्हीं को देशांतर कहा जाता है। और एक रेखा ऐसी है जो ऐसे वृत्ताकार खींची गई है, ग्लोब पर वृत्ताकार खींची गई है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच में ऐसे गोलाकार वृत्त बनाती है। कई वृत्त हैं इसमें, तो इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चूंकि ग्लोब में, चाहे किसी भी मानचित्र पर, दिशा का ज्ञान आप जानते हैं ना, कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। मानचित्र को सामने करके आप जब खड़ा होइएगा, बैठिएगा, तो सामने जब देखिएगा तो मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा। दायां हाथ आपका जिधर है उधर पूरब होता है, बाएं हाथ की ओर पश्चिम होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं ओर पूरब, बाईं ओर पश्चिम। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं ओर पूरब, बाईं ओर पश्चिम। तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं ओर पूरब का दायां इधर, तो इधर पूरब हो गया। कौन दिशा हो गई? पूर्व मीन्स पूरब। इधर क्या?
पश्चिम, इधर पश्चिम हो गया। मतलब कि ये ऊपर नीचे खींची गई है, ये उत्तर दक्षिण है तो उत्तर दक्षिण खींची गई है, अर्धवृत्ताकार रेखा है, देशांतर है। और ऐसे पूरब पश्चिम जो दिशा में खींची गई है, पूरब से पश्चिम, ये अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। हमें यहाँ पर मुख्यतः देशांतर के बारे में जानना है। अब अक्षांश रेखाएं कई है, इसमें हम नहीं बता पाएंगे, कम समय है। हमको यहाँ मानक देशांतर बताना है, समय का निर्धारण करना है। अक्षांश को डिटेल्स जानने के लिए हम उसके लिए दूसरा क्लास लेंगे आपका। बहरहाल अक्षांश में अगर जानना चाहते हैं तो ये जो सबसे बड़ी वृत्त होती है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में ठीक खींची गई है, वृत्ताकार ऐसे पूरी पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में बांटती है और सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, जो बीचों बीच ऐसे खींची गई है, जिसका मान 0 डिग्री होता है। उसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर छोटी छोटी वृत्त क्रमशः जाकर के ध्रुवों पर बिंदु के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और नीचे भी कुछ वृत्त छोटे होते हुए दक्षिण ध्रुव पर आकर बिंदु के रूप में समाप्त हो जाती है। तो ये अक्षांश रेखाएं, अलग अलग नाम है, कर्क वृत्त, आर्कटिक वृत्त, फिर नीचे मकर वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, विषुवत रेखा कहते हैं। उसको बाद में हम देखेंगे, देशांतर में जानते हैं। तो देशांतर स्पष्ट हो गया कि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। अब ये रेखाएं हैं कितनी, पहले ये जान लें। देखिए, ये ऊपर से नीचे जो खींची गई है अर्धवृत्ताकार रेखाएं, ये कुल कितनी है? ये वृत्त है। अगर गोल है तो ये वृत्त है, तो एक वृत्त का जो सेंटर होगा, जो केंद्र होगा, तो उसका एक बिंदु होगा। तो एक बिंदु पर कितने डिग्री के कोण बनते हैं आप जानते हैं ना? 360 के। अरे भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक रेखा खींचते हैं, रेखा के एक और कितने डिग्री कोण बनते हैं? 180। अरे वैसे भी नहीं तो इस पर लंब डाल दिए तो इधर 90 है ना, इधर 90, फिर नीचे भी 90, ये 4 90, नचो का 360 डिग्री के कोण में। एक एक डिग्री पर अगर खींचते हैं तो इधर वृत्त पर, अगर ये वृत्त ऐसे हमने बना दिया तो ये 90 पॉइंट इधर होंगे, 90 पॉइंट इधर होंगे, 90 पॉइंट इधर होंगे। मतलब वृत्त की परिधि पर एक एक डिग्री पर 360 रेखाएं होंगी। और इसका मतलब कि देशांतर की संख्या एक एक डिग्री पर कितनी हो गई? 360 देशांतर। अब थोड़ा सा उसका नामकरण हम जान लेते हैं कि कहाँ से उसका नाम रखा गया है, इसको कितना डिग्री का कहा जाता है। तो देखिए, 360 तो हो गया जी। अब गोल पृथ्वी है तो गोल पृथ्वी में एक एक डिग्री पर ऐसे 360 देशांतर है। अब उसमें हम गिनना चाहते हैं कि तो शुरुआत कहाँ से करें? यही समस्या आई जब 0 डिग्री को मानने की बात है कि किस देशांतर को 0 डिग्री माना जाए, मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाए। मतलब उसको 0 को हीरो बनाना था कि वहीं से दाईं ओर एक एक डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे बढ़ते जाएंगे, पूरा बाईं ओर 1 डिग्री 2 डिग्री पश्चिम ऐसे बढ़ते जाएंगे, 10 डिग्री 50 डिग्री पश्चिम बढ़ते जाएंगे। तो 0 माने कि इसको, तो हमारे विश्व भर के जितने भूगोलवेता थे सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि विश्व का कोई वैसा भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है जो सबसे बहुत ही माने आला मुकाम रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी को हम वहाँ से जो गुजरने वाली रेखा है उसको हम 0 डिग्री माने। तो सबने निर्णय लिया कि क्यों नहीं लंदन के ग्रीनविच वेधशाला को ही सबसे इम्पोर्टेंट चूंकि वह स्थान है तो वहाँ से गुजरने वाली रेखा को ही हम 0 डिग्री मानते हैं। निर्णय तय हुआ और लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती हुई जो रेखा है देशांतर की, उसी को 0 डिग्री मान लिया गया। तो अब 0 मान लिया गया इसको, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहा गया। तो 0 से दाईं ओर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 10 डिग्री, ये सब पूर्वी देशांतर। अब सबके सामने पूरब 15 डिग्री पूरब, 30 डिग्री पूरब, ऐसे करते करते इधर 0 से शुरुआत हुई तो यहाँ पर 90 आया, फिर इधर ठीक सामने 0 के इधर ठीक सामने 180 की देशांतर रेखा हो गई। तो ही नहीं कि 180 से 181, 182, 185, 190 पड़ गया, ऐसे नहीं, 180 पर आके इधर खत्म हो गया। अब फिर 0 से इधर बाईं तरफ चलना शुरू हुआ तो यहाँ से काउंटिंग शुरू हुआ तो 1 डिग्री पश्चिम, 2 डिग्री पश्चिम, 10 डिग्री 50 डिग्री ऐसे पश्चिम करते हुए 90 डिग्री पश्चिम, 100 डिग्री पश्चिम, 170 डिग्री पश्चिम, 176, 77, 78 डिग्री पश्चिम, 179 डिग्री पश्चिम तक हुआ। लेकिन 180 तो इधर से भी आके वही रेखा थी, इधर से भी आई तो वही रेखा हुई। तो 180 पर पूरब पश्चिम नहीं लिखा गया, वो 180 सिंगल रह गई, 180 डिग्री की देशांतर रेखा।
जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये 180 हो गए, 179 इधर से आया तो पश्चिम हुआ, 179 इधर से आया दाईं तरफ से, तो ये पूर्वी देशांतर के नाम से जाना गया। तो 179 इधर से आया, 179 इधर से, कितना हुआ जी 179 और 179, तो 179 9 9 18 80 7 7 14 1 15 के 5 1 1 2 1 3 358 हुआ। 179 पूर्वी देशांतर, 179 पश्चिमी देशांतर, 358 हो गया। आए वो इधर वाला 0 डिग्री, इधर वाला 180, 2 को और जोड़ दीजिए तो 2 जुड़ गया, कितना हो गया 60 हो गया, 360 हो गया ना। कुल देशांतर कितने हो गए 360। अभी तो स्पष्ट हो गया। अब मानक देशांतर की ओर हम चलते हैं। 360 में कौन कौन इंपॉर्टेंट देशांतर, अरे भाई सबका अपना इंपॉर्टेंस है, सब महत्वपूर्ण देशांतर है, लेकिन गौर यदि करते हैं तो पता चलेगा कि इसमें कुछ देशांतर खास महत्व के, जैसे एक 0 हीरो हो गया, 0 हीरो, तो बाकी किसको माना जाए, तो उसमें एक को मानक देशांतर माना गया। 0 के बाद से सोचा गया कि भाई प्रत्येक 15वां को ही हम मानक देशांतर मानेंगे। जैसे 0 डिग्री मानक देशांतर हो गया तो फिर 15वां मानक देशांतर हो गया 15 डिग्री, फिर उसके बाद 15 बढ़ेंगे तो 30 डिग्री मानक देशांतर हो गया, फिर बढ़ेंगे तो 45 डिग्री मानक देशांतर हो गया। वैसे ही 15-15 के अंतराल पर सब मानक देशांतर माना गया। अब कैसे मानक देशांतर माना गया, थोड़ा सा हम प्रश्न की ओर चलते हैं, उसको हल करते हैं और बीच में आएगा ये बात तो हम उसको फिर समझा देंगे। चलिए, तो अब ये तो क्लियर हो गया कुल कितने देशांतर हुए 360 देशांतर। तो चूंकि गोल पृथ्वी है तो पृथ्वी गोल है ये बबुआ, तो ये सूरज की भी परिक्रमा करती है, कितना समय साल भर में करती है ना, 365 दिन, लगभग 6 घंटे लगते हैं ना जी सूरज की परिक्रमा करने में। अपने कील पर भी नाचती रहती है, अपने कील पर भी नाचती रहती है। लट्टू जैसे नाचता है तो लट्टू में कील होता है, पृथ्वी में वैसा कोई कील नहीं ठोका गया। अरे भाई इतनी बड़ी पृथ्वी में कौन ठोकेगा कील, बहरहाल वो काल्पनिक कील है जिस पर वो रोटेट करती है, नाचती है। ओके, अब वह घूर्णन करती है, उसको हम घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि एक दिन में वो परिक्रमा, एक दिन में वो घूर्णन पूरा होता है 24 घंटे में। मतलब ये पोर्शन पृथ्वी का अगर ठीक सूरज के सामने है तो ये नाचते, जैसे ये पोर्शन आपके सामने है ठीक, और ये मान लीजिए आप सूरज, तो आपके सामने ये पोर्शन, आपकी रोशनी यहाँ पड़ रही है, सूरज की रोशनी यहाँ पड़ रही है। अब ये पोर्शन नाचते 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 फिर यहाँ आएगा, मतलब एक चक्कर हो जाएगा तो 24 घंटे लगेंगे। इसका मतलब कि जितनी ये देशांतर इस पर है 360 देशांतर यहाँ से रोटेट करते 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 फिर यहाँ आए, तो मतलब 360 देशांतर सूरज के सामने से गुजर गए। समय कितना लगा 24 घंटा। वही यहाँ लिखा गया है, चूंकि 360 देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 24 घंटे लगते हैं। कितना लगते हैं 24 घंटे। 360 देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 24 घंटे। तो एक देशांतर को गुजरने में कितना समय लगेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो एक देशांतर को गुजरने में 24/360 कम लगेगा, तो 24 में 360 से भाग देंगे, इसको कटाएंगे तो 12 में 24 12 3 36 है, 1 इस पर आ गया, और 2 से 30 कटेगा 15 हो जाएगा, 1/15 घंटे होंगे। और क्लियर करने के लिए मिनट में बदलना चाहेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे तो 15 चौका 60, 4 मिनट लगेगा। अब चूंकि एक देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 1/15 घंटे लगते हैं, इसलिए 82 देशांतर को, अभी हमें पूरा पश्चिमा डिग्री से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कितना देशांतर को क्रॉस करना है जी, तो 82। तो 82 का पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 × 4 = 5 और 2 × 8 = 16, 165/2 देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगेगा, एक देशांतर गुजरने में लगेगा 1/15 घंटे। तो 165/2 को 1/15 × 165/2, 15 से 165 कट जाएगा, 11 मंथ में कटेगा तो 11/2 घंटे, मतलब 5.5 घंटे समय लगेगा। ग्रीनविच से 82.5 को पार होने में, ग्रीनविच के बाद 82.5 देशांतर पार होने में 5.5 घंटे समय लगेंगे। यह स्पष्ट हो गया। अब पूरा पश्चिम का मसला आता है कि पूर्वी देशांतर होगा तब कैसे समय निकलेगा, पश्चिमी देशांतर होगा तब कैसे समय निकलेगा। उसके लिए हमने नोट से यहाँ लिख दिया है, आप इस पर गौर करेंगे कि पूर्वी देशांतर का समय ज्ञात करने के लिए मानक देशांतर के समय को ग्रीनविच के समय में जोड़ा जाता है। अगर पूर्वी देशांतर का समय निकालना है तो जो मानक देशांतर का समय आएगा उसको जो ग्रीनविच का समय दिया हुआ है उसमें हम जोड़ देंगे। अगर पश्चिमी देशांतर का निकलना होगा
तो पश्चिमी देशांतर का समय ज्ञात करने के लिए मानक देशांतर के समय को ग्रीनविच के समय में से घटा लिया जाता है। तो उसको घटा लेंगे। अगर ये पूरब है, क्योंकि 82.5 डिग्री पूरब है, तो इसको हम जोड़ेंगे, तो इसको हम निकाल रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसलिए उस देश का समय क्या होगा, क्योंकि पूर्वी देश मानक देशांतर है, तो उस देश का समय निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ग्रीनविच का समय प्लस मानक देशांतर का समय कर देंगे। तो ग्रीनविच का समय 2 PM दिया हुआ है। 2 PM मीन्स दोपहर के 2 बजे। ये PM क्या होता है, यहाँ पर देखिए, पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम का कोई हिंदी अर्थ अलग से नहीं है, क्योंकि ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में पोस्ट मेरिडियम कहा गया है। उसका इंग्लिश मीनिंग होता है आफ्टरनून या आफ्टर मिड डे। तो आफ्टरनून मीन्स दोपहर के बाद। तो दोपहर के बाद के समय को, मतलब दोपहर 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक के समय को PM लिखा जाता है। 12 बजे के बाद माने 12 हुआ तब तक नहीं, तब 12 AM लिखाएगा, लेकिन 12 बज के 1 सेकंड भी हुआ तो क्या हो जाएगा, वो 12 बज के 1 सेकंड PM लिखाएगा, और 12 बजे रात तक PM लिखाएगा। और फिर AM क्या हो जाएगा, एंटी मेरिडियम, मतलब उसको हम बिफोर नून कहते हैं, वो भी लैटिन शब्द है। तो बिफोर नून मतलब बिफोर मिड डे, दोपहर के पहले का समय है। तो इसको हम लिखेंगे AM, रात 12 बजे के बाद और दोपहर के 12 बजे तक AM लिखा जाता है। इसको गौर करेंगे, इसको नोट डाउन कर लिया जाएगा। और फिर देखते हैं, तो 2 PM में, क्योंकि दोपहर का है तो PM लिखा गया है। 2 PM प्लस 5:30 मीन्स 5.5 घंटे, चूंकि समय लग रहा है तो 5.5 घंटे जोड़ देंगे तो 2 PM में तो 7:30 PM होगा। 7:30 PM रात्रि का समय हो जाएगा। तो 7:30 PM उस देश का समय होगा। आंसर तो हमारा निकल गया 7:30 PM। थोड़ा सा अब हम गौर करते हैं ये मानक देशांतर पर। हमने बताया था ना कि प्रत्येक 15वां देशांतर को मानक देशांतर माना गया है। मानक देशांतर देखिए यहाँ 0 डिग्री से प्रत्येक 15वां देशांतर मानक देशांतर कहलाता है। जैसे 0 डिग्री, 15, 30, 45, 15 जोड़ते जाएंगे तो 180 तक प्रत्येक 15वां मानक देशांतर होगा। तब कहिए कि सर आप भी ना गजब बात करते हैं, अभी कह रहे हैं कि 15वां देशांतर मानक देशांतर होता है और क्वेश्चन में दिखा रहे हैं कि 82.5 डिग्री मानक देशांतर दिया हुआ है। तो हम कहेंगे अरे हम थोड़े लिखे हो, तो क्वेश्चन सेटर की गलती है। तो कहिएगा कि तो क्वेश्चन सेटर गलत होता है क्या, तो हम कहेंगे ना बबुआ गलत ना होता है, वो सही लिखा है। अब थोड़ा सा और गौर करते हैं कि मानक देशांतर 82.5 भी होता है कैसे। तो जान लीजिए 82.5 कोनो और देश का मानक देशांतर नहीं है, अपने इंडिया का, अपने भारत का मानक देशांतर है। अब कहिएगा कैसे, तो हम बताएंगे ऐसे। देखिए ये आपका ग्लोब है ना, गौर कीजिएगा, ग्लोब पर भारत का देखिए मानचित्र भी बना हुआ है और लगभग उसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसी हिसाब से हम यहाँ पर उसको बनाए हुए हैं। अक्षांशीय विस्तार भारत का कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश के बीच फैला हुआ है और कितने डिग्री देशांतर से कितने डिग्री देशांतर के बीच फैला हुआ है, वो देशांतरीय विस्तार कहलाता है। हमको यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार का कोई विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि हमें समय निकालना है, हमें देशांतरीय विस्तार से मतलब है। तो देशांतरीय विस्तार दिया हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट से। कितना से, 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला है। इसका मतलब हुआ ना बउआ 68 डिग्री 7 मिनट। आज देखिए ना यहाँ पर 31 डिग्री का देशांतर आ रही है ना, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 105 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखिए ना भारत का जो ये मैप है, इसके बीच से भारत की सीमा रेखा के अंदर से 75 डिग्री की भी पूर्वी देशांतर जा रही है और 90 डिग्री की भी पूर्वी देशांतर जा रही है। तो ये दोनों तो मानक देशांतर है, 75 भी मानक देशांतर है, 90 भी मानक देशांतर है। देखिए अंतर गौर से, भारत की सीमा में जा रही है 75 की मानक देशांतर, 90 की भी मानक देशांतर, ये दोनों मानक देशांतर रेखाएं गुजर रही है। तब कही है कि सर जब मानक देशांतर दोनों है तो है मतलब का 82.5 को काहे लिए लाया गया भाई, तो हम कहेंगे कि ना अभी समझिए ना। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये दो मानक देशांतर गुजर रही है देश के अंदर। अब गौर कीजिए ना 68 से 97, 68 से 97, 25 है तो लगभग अगर ये 98 रहता तो 30 डिग्री का हो जाता है ना। 25 डिग्री तक तो ठके लिए दिया है, तो 30 देशांतर से थोड़ा ही सा ना कम अंतराल है, 30 को देशांतर पार करना पड़ रहा है ना भारत को।
भारत का विस्तार 30 देशांतर में है, लगभग 30 देशांतर में, 30 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। अब बताइए 30 देशांतर में, थोड़ा सा समय पर गौर करते हैं, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। एक देशांतर को सूर्य के सामने गुजरने में 4 मिनट लगता है। तो ये भारत यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है बउआ। थोड़ा सा यहाँ पर अगर गौर करते हैं, भारत का मैपिंग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हल्का सा, है ना, ऐसे है ना बउआ, भारत का इंडिया का ऐसे ही ना है हो, हाँ ऐसे ही ना इंडिया आई ना है। हाँ तो थोड़ा सा मैंने हमने एक राउंड फिगर दिया है, थोड़ा सा ऐसे है ना। तो इसको गौर से देखते हैं तो इसका बाउंड्री लाइन को ये हो गया, ये को बाउंड्री लाइन ही हो गया, मतलब देशांतर का ये 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से शुरू हुआ है। कितना से शुरू हुआ है? गौर से थोड़ा सा देखिएगा, बस एक बार तो देखना ही है, फिर देखने का मौका ना मिलेगा, कभी जरूरत तो ना पड़ेगी। आई देखो होगा 68 डिग्री 7 मिनट पू से शुरू हुआ है, पूरब से, ऐसा खत्म कहाँ हुआ? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर ही खत्म हो गया है। तो लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फैलाव 30 देशांतर में है। अब बताइए जब भारत का ये पूर्वी हिस्सा सूरज के सामने होगा, एक बात जान लीजिए, जब सूरज की किरणें जिस कहीं किसी स्थान पर जब सीधी चमकती है ना, ठीक खड़ी सीधी चमकती है, तो वहाँ दोपहर के 12 बजते हैं और उसको वहाँ उस स्थान का स्थानीय समय कहा जाता है। तो अब देखो ना, अगर ये पोर्शन घूमते घूमते ग्लोब का ये भारत का ये हिस्सा पूर्वी सिरा जैसे सूरज के ठीक नीचे है, तो यहाँ 12 बजेंगे ना हो, 12 बजे दोपहर होगा, ठीक सामने चमक रहा होगा, तब तक भाई अभी पीछे है, तब तक भाई पूरा वाला पीछे है। तो 30 देशांतर पार करेगा तब नहीं फिर यहाँ पर जाएगा जी। तो 30 देशांतर को पार करने में समय जानते हैं कितना लगेगा? एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। अब 15 देशांतर पर 15 चौका 60 मिनट, 1 घंटा। 15 देशांतर पार करेगा तो कितना लगेगा? 1 घंटा। इसीलिए 15वां देशांतर बनाएगी। एक घंटा पर पृथ्वी को 24 समय क्षेत्र में बांट दिया गया है, एक घंटा पर। तो इसमें तो 2 समय क्षेत्र बनाया गया, एक घंटा पर 2 घंटा का अंतराल हो गया। जब यहाँ 12 बज रहा होगा ना, जो सूरज यहाँ चमक रहा होगा, तब तक अभी यहाँ पर क्या बज रहा होगा? यहाँ अभी 10 बज रहा होगा। क्या बज रहा होगा? 10 बज रहा होगा। जब 10 बज रहा होगा, 12 बज रहा है, और ये पोर्शन घूम करके जब 12 वाला 30 डिग्री उधर जाएगा, 30 देशांतर और उधर भाग जाएगा, तब भाई 10 वाला जाएगा यहाँ पर भारत का जो पश्चिमी सिरा है सूरज के ठीक नीचे जाएगा, तब यहाँ वाला को यहाँ पर 12 बजेगा, तब 12 बजेगा बउआ। तो जब यहाँ 12 बजेगा ना, तब तक भाई पूर्वोत्तर क्षेत्र जो भारत का है, यहाँ पर 2 घंटा और आगे ना हो गया होगा, वहाँ 2 बज गया होगा। तो अब बताइए एक ही देश में कहीं 10 बजे कहीं 12 बजे, तब कहते हैं कि सर तो किनारे किनारे से क्या मतलब है? जब 2 मानक देशांतर है, जब 2 मानक देशांतर 75 है या 90 है, तो उसी में से किसी को एगो मान लेते। तब कहते कि यहाँ के लोग अगर 90 मानते तो यहाँ के लोग खिसिया जाते हैं, इसको मानते तो 90 वाले क्षेत्र के लोग खिसिया जाते। तो कहा गया कि अच्छा मान भी लेते तो 75 से 90, तब 15 का अंतराल होता ना, 15 का अंतराल। तो यहाँ के लोग यहाँ परीक्षा देने जाते, यहाँ पर 10 बजे परीक्षा है, तो 10 बजे पहुँचते यहाँ के लोग, तो यहाँ पहुँचते कि भाई 10 बजे परीक्षा देना है, लेकिन 1 घंटा का अंतराल घूमते घूमते जब सूरज के सामने से पोर्शन निकल जाता तो वहाँ पर ये पहुँचते तब तक वहाँ 11 बज गया होता, तो परीक्षा छूट जाती। इसलिए कहा गया कि नहीं, पूरे देश के लिए एक समय न रहेगा, 2 मानक देशांतर क्या रहेगा, तो दोनों का झगड़ा खत्म किया गया। कहा गया कि ना तू रहेगा ना ये रहेगा, ना तोरा ना मोरा, बीच का बनेगा एक छोरा, और वो छोरा कौन सा होगा भाई? तो यही बीच में बन गया छोरा। तो छोरा कौन सा आ गया? देखो, ना तोरा ना मोरा मतलब ना 75 ना 90, तो क्या किया गया? उसको किया गया कि 75-90 का बीमारियां खत्म करके एगो नया उसमें हीरो बना दिया गया। यही ना होता है पंचायती में। तो 75 और 90 का आधा क्या किया गया? 75 डिग्री और 90 दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया गया, माने एवरेज निकाल दिया गया, और बीच वाला निकल जाएगा। तो कितना होगा? 75 90 5 और 9 7 16, 165/2, 2 8 16, 2 दूना 4, 165/2 का हो गया 82.1/2 डिग्री पूरा 82.5 आ गया। तो ना 75 रहेगा ना कौन रहेगा?
90 रहेगी, बीच में 82.5 होगा, 82.5 रहेगा। और पूरे देश के लिए यहाँ के लोग भी इसी समय को मानेंगे, यहाँ के लोग भी इसी समय को मानेंगे। 82.5 को ही भारत का मानक देशांतर मान लिया गया। भारत का मानक देशांतर कितना हो गया? भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूरब। बीमारी खत्म। और इसी से हमारा समय निर्धारित होता है, उसको याद करते हैं। अब ऐसे ही दिया हुआ हो कोई सवाल, अगर मान लीजिए यहाँ 82.5 के बदले यहाँ 82.5 डिग्री पूरब की जगह 82.5 डिग्री पश्चिम रहता तो किसी दूसरे देश का हो जाता, तो 82.5 5.5 घंटा का अंतर आता, तो ये 2 बजे में से 5.5 घंटा पीछे बैक माइनस कर देते, तो वहाँ का समय निकल जाता। तो इस तरीके से अगर एक प्रश्न इस तरह मिले तो आप ऑफ कोर्स हल कर सकते हैं, कहीं झिझक नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। और मुझे आत्मविश्वास है कि आप निश्चित रूप से इस चीज़ को बखूबी समझ गए होंगे। और आगे अगर कोई प्रॉब्लम आता है इस तरह का, किसी तरह का आप अन्य जानकारी इससे रिलेटेड लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। हाँ, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर जरूर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक प्रतियोगी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। और चैनल पर मेरे अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे। फिर चलते चलते ये वादा रहा है आपसे, फिर मिलूंगा यहीं वाह खुदा आपसे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।